Till now, we have discussed the lots of things which is mentioned in Hindu Succession Act. हमने इसमें जो अमेंडमेंट हुई है 2005 की उसके बारे में पढ़ा। हमने अभी तक मेल की सक्सेशन कैसे होती है अंडर सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने अंडर सेक्शन 14, 15, 16 विमेन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और उसकी सक्सेशन कैसे होती है जब वो बिना बिल किए हुए इंटरस्टेट जब उसकी डेथ हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी। उसके बाद हमने पढ़ा जनरल रूल्स पढ़े कि अगर कोई दो आपके लीगल रिप्रेजेंट दो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है रिलेटिव्स की तो उसमें क्या प्रिजम्पशन रहेगी। जैसे मदर फादर इकट्ठे गए, सॉरी फादर मदर गए या सन डॉटर गए या फादर और सन गया, फादर और डॉटर इकट्ठे कहीं पे किसी भी मिस हैपनिंग में डेथ हो जाती है तो किसको माना जाएगा कि किसने किसको सक्सीड किया, ठीक है, किसने किसको सरवाइव किया। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट आर द राइट्स, प्रेफरेंशियल राइट। अगर कोई ड्वेलिंग हाउस है, कोई प्रॉपर्टी है आपकी, पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसकी में उसको बेचने से पहले किसी भी कॉर्पोरेशनर को क्या करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा। अगर आपको टिल नाउ इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको देख सकते हो। तो आज का टॉपिक है लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन। कि क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई अगर लीगल हायर है किसी का, जिसकी कोई अगर आदमी इंटरस्टेट डेथ हो जाती है, उसका जो आगे का लीगल हायर है वो उसको सक्सीड ही नहीं कर पाएगा। तो उनमें से कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंशन करके रखी हुई है कि जब भी कोई इंटरस्टेट आपकी डेथ हो जाती विदाउट एनी टेस्टामेंट्री जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी सक्सेशन जो है ओपन हो जाती है तो उसका लीगल हायर अगर डिस्क्वालिफाइड हो अकॉर्डिंग टू दी हिंदू सक्सेशन एक्ट तो वो जो है क्या प्रॉपर्टी को सक्सीड नहीं कर पाता, उसके ऊपर जो है उसकी प्रॉपर्टी डिवोल्व नहीं होती, मतलब वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। ये जो टॉपिक है, this topic is basically very important in the point of view pre and also for the main। अगर कोई लस्टेशन, छोटी लस्टेशन आ सकती है इस पे कि वो डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, ठीक है। तो नाउ जो हमारा सक्सेशन एक्ट है, देखिए इसमें जो सेक्शन 24 से 28 तक है वो डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है। जनरली ये 3 टाइप्स की हैं। विडोज रीमैरिज, ठीक है, वो सेक्शन 24 में देके रखी है। कोई मर्डरर है, सेक्शन 25 में देके रखी है। कन्वर्ट टू, अगर किसी हिंदू से वो किसी और रिलीजन को कन्वर्ट हो गए कोई भी, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये 3 डिस्क्वालिफिकेशन अभी देखिए एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज, तो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज योर विडो रीमैरिज, ठीक है। Any here who is related to an intestate as the widow of a predeceased son, the widow of a predeceased son, the widow of a brother shall not be entitled to succeed to the property of the intestate as such widow if on the date of the succession opens she has married। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए ये कौन सी विडो की बात कर रहा है। एक किसकी, विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन, मतलब पोते की वाइफ, और एनी हियर हु इज रिलेटेड टू एन इंटरस्टेट,
या सन की वाइफ, ठीक है, या उसकी वाइफ जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, ये कोई भी जो विडो है जो कि प्रॉपर्टी को सक्सीड करने वाली है, एज ए फर्स्ट क्लास लीगल हेयर या सेकंड क्लास लीगल हेयर, अगर ये फिर से रीमैरिज कर देती है, फिर से अपनी शादी कर देती हैं, फिर से शादी कर लेती हैं, पर कब? सक्सेशन ओपन होने से पहले। तो ऑन द डेट ऑफ द सक्सेशन ओपन शी हैज मैरिड, रीमैरिड, मतलब शादी होने से पहले तो प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकती है, वो प्रॉपर्टी को सक्सीड नहीं कर सकती है। ये पॉइंट है सिंपल सा। अगर मान लीजिए सक्सेशन ओपन नहीं हुई है और उसने शादी कर ली है तो वो नहीं कर सकती है। बट अगर सक्सेशन ओपन हो गई और वो विडो थी, उसने प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिवॉल्व हो गई, फिर उसके बाद उसने शादी की, तो फिर आपका क्या होगा? तो फिर आपकी शादी वो जो है वो प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है? सक्सीड कर सकती है। पॉइंट क्या है कि जो विडोज है, जिस दिन सक्सेशन ओपन हुई उस दिन से पहले अगर विडो ने शादी कर ली तो वो जो है उस प्रॉपर्टी में क्या उसको सक्सीड नहीं कर सकती। देखिए पर्पस क्या था इस सेक्शन का, सिंपल इतना सा कि widow is the surviving half of her husband, ठीक है, and therefore when she remarries she ceases to continue to, according to the section 2 of the Hindu Widow Remarriage Act 1856. On this basis the vested the inheritance already vested in the widow on her remarriage, ठीक है, as the law stand remarriage disable a widow of a gotra spinda from a succeeding to the property of a male Hindu when on the date of succession open she has ceased to be the widow of her gotra spinda by reason of her remarriage. देखिए इस सेक्शन को इसको लाने का सिर्फ इतना सा पर्पस था क्योंकि जिस दिन उसने शादी की उस दिन जो है उसका गोत्रजा जो गोत्र और स्पिंडा है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब वो चेंज हो गया तो इसका मीनिंग क्या है? जब वो है ही नहीं उसमें तो, क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से विडो जो है एक आधा हिस्सा माना जाता है, उसको आधा पार्ट माना जाता है। तो अगर अब वो जब उसने चेंज, अब जब उसकी शादी होगी तो वो नहीं रही है, वो उसकी गोत्र जिसकी डेथ हुई उसकी विडो वो नहीं रही, या जिससे जिसकी प्रॉपर्टी जो वो सक्सीड करेगी, अब वो उसका गोत्र स्पिंडा चेंज हो गया तो वो प्रॉपर्टी को सक्सीड भी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। इसलिए जो है उसको क्या कर दिया? डिस्क्वालीफाई कर दिया। देखिए डिटेल में पढ़ने का क्या फायदा होता है कि जब भी आप मेन एग्जाम लिखते हो तो जब मेन एग्जाम लिखोगे एवरीबॉडी नो कि when any widow remarried then she will be disqualified, ठीक है। तो ये सब कुछ कोई सब लिख सकते हैं, पर ये जो मैंने आपको बताया जैसे कि गोत्रजा स्पिंडा या हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इस तरीके से अगर आप कुछ लिखते हो तो डेफिनेटली जहां पे आपको 4 मार्क्स मिलने हैं आउट ऑफ 5 यू मे गेट 5 आउट ऑफ 5। तो दिस इज द पॉइंट कि इसी इन इन इन्हीं अच्छे पॉइंट इन्हीं अच्छे तरीके से मेन लिखने में आपके यू कैन गेट अ गुड स्कोर, ठीक है। अब नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the section applies only to interstate succession. The testamentary succession is away from the capacity of this section since a testator has power to lay down in his will any condition on which a beneficiary will take the inheritance. क्या बात बोलता है? सिर्फ सिंपल सी बात कि अगर आपकी देखिए जिसकी प्रॉपर्टी सक्सीड हो रही है, ठीक है, मान लीजिए ए नाम का कोई पर्सन था, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, ए नाम का कोई आदमी था, उसकी कोई विडो, ठीक है, जब उसकी डेथ हुई नहीं ए नाम का कोई व्यक्ति था, उसके सन की जो विडो थी, ठीक है, उसकी सन की जो विडो थी, जिस दिन उसकी जो उस हाँ उसके सन की जो डेथ हुई तो वो विडो हो गई किसकी? उसके सन की, ठीक है। अब जब ए की डेथ हुई
जब ए की डेथ हुई तो उसने, अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो बातें हैं। अगर उसने कोई वसीयत कर दी ए ने कि मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरी बहू के नाम चली जानी चाहिए, ठीक है, तो वो रीमैरिज भी कर दे, तो इसका, चाहे वो दूसरी शादी भी कर ले, मतलब उसने दूसरी शादी भी कर ली हो, तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बोल रहा है। समझ रहे बात? ए नाम का कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसने, उसके सन की डेथ, ए का सन बी था, बी की जो डेथ हो गई, पर बी की जो वाइफ डब्ल्यू थी, उसने क्या किया, जिस दिन उसके ससुर की डेथ होनी थी उससे पहले उसने दूसरी शादी कर ली। पर जो उसका ससुर था, ए नाम का जो व्यक्ति हम बोल रहे हैं, उसने बोला कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, उसने वसीयत लिख दी किसके, अपनी बहू के नाम, जो इसने जो दूसरी शादी कर ली थी। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो जो है वो कर सकता है, ठीक है, मतलब ये सेक्शन उस पे अप्लाई नहीं होगा। क्या बोल रहा है, मतलब जो टेस्टामेंट, जो बिल करके अगर कोई प्रॉपर्टी जो देना चाहे, वो उसकी मर्जी है, वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है। दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू द इंटरस्टेट सक्सेशन। अगर उसी ए नाम के बंदे ने अगर कोई बिल नहीं लिखी हो, तो वो जो है, जिस विडो ने, उसकी बहू जो विडो थी, उसने जो रीमैरिज की, वो उस प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकती है, सक्सीड नहीं कर सकती, ये बोल रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू क्लास 1 एंड क्लास 2 हियर ऑफ द हिंदू मेल, ठीक है। इट इज सबमिटेड दैट a question of its application in other cases does not arise, as a cognate and agnates are all blood relations. In effect, even among the class 1 and the class 2 here, only 5 is a relation by affinity. देखिए, अब इसको थोड़ा सा डीप चलते हैं, देखिए कौन कौन आता है। इंटरस्टेट की जो है अपनी विडो, ये आ गई सारी विडो, सन की विडो आ गई, देखिए, पोते की विडो आ गई, पिता की विडो माँ, और भाई की विडो भाभी, ठीक है। ये जो फर्स्ट थ्री हैं आपकी, ये जो फर्स्ट थ्री विडोज हैं, जैसे ये इंटरस्टेट ओवन विडो, ठीक है, या सन की विडो और सन सन विडो, ये कौन है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द क्लास 1 ईयर। और ये जो फादर्स विडो, नहीं, फादर्स विडो इज आल्सो इन क्लास 1 ईयर इन केस ऑफ अ मेल, ठीक है, एंड टू आर इन अ क्लास 2 एंड अ कैटेगरी 6, ठीक है, क्लास 1, द फर्स्ट थ्री आर इन अ क्लास 1 एंड द लास्ट टू आर इन अ क्लास 2 category of the 6, ठीक है। Of these question of interstate widow remarriage before succession often does not arise, its reason is already been explained of. Only father's widow is allowed to inherit even if she had married. The other three widow are disqualified under this section. देखिए, इनमें से इनमें से ओनली जो फादर की विडो है वो इनहेरिट कर सकती है, क्योंकि वो माँ है, ठीक है, एज ए मदर। बट उसके अलावा जो ये बाकी जो विडोज हैं, अगर इन्होंने शादी की, तो ये जो है क्या, दे कैन नॉट इनहेरिट व्हाट, दे कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु इज डिसीज, जिसकी डेथ हो गई, जो मर गया, उसकी प्रॉपर्टी जो है, अगर इनमें से किसी विडो ने भी रीमैरिज की, तो आपका वो प्रॉपर्टी को सक्सीड नहीं कर सकती है, ठीक है। नाउ सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अदर रिलीजन। Where before or after the commencement of this sect, a Hindu has ceased or ceases to be a Hindu by conversion to another religion, children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relative unless such children or descendant are Hindu at the time when the succession open. देखिए क्या बोल रहा है, जब कन्वर्जन होती है, मान लीजिए आप हिंदू हो, ठीक है, आपकी संतान हुई, ठीक है, बट आपने क्या किया,
हिंदू हैज अ सीज बाय हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर। आपने क्या किया, आपने धर्म चेंज कर दिया, आप मुस्लिम बन गए, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये सेक्शन इतना सा बोलता है कि अगर आपने जब अपना धर्म चेंज कर लिया तो आप नहीं डिस्क्वालिफाइड होते हो, बट आपके जो बच्चे होंगे वो किसी भी रिलेशन से, हिंदू रिलेशन से, जो आपकी जो है, जो किसी भी रिलेशन से अकॉर्डिंग टू इस हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी जो है प्रॉपर्टी जो है जो उनको आनी थी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो इनहेरिट नहीं कर सकते। क्या बात समझा? आपने किया धर्म चेंज और डिस्क्वालीफाई कौन हो गए, आपके बच्चे। आप कर सकते हो इनहेरिट। ये क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी लस्टेशन पूछी जा चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नहीं डिस्क्वालीफाई होते हो। मान लीजिए मैं हूं, इफ आई कन्वर्टेड टू मुस्लिम, मैं अगर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाता हूं तो मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, मैं इनहेरिट कर सकता हूं, बट जो मेरे आगे को बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। Unless such children or descendant are Hindu at the time when the succession open। पर अगर ऐसा हो जाए कि उनको वो मान लीजिए रिकन्वर्ट हो गए हिंदू को, तो वो क्या कर सकते हैं, सक्सीड कर सकते हैं एज पर दिस सेक्शन। नाउ स्कोप देखिए, अंडर द ओल्ड हिंदू लॉ कन्वर्जन बाय हिंदू टू अनदर रिलीजन बाय द डिस्क्वालिफिकेशन व्हिच वाज रिमूव्ड बाय द caste disability removal act 1850। Even under this act, when a Hindu become a convert to another religion, he continues to have a right to inherit from his Hindu relative। देखिए क्या बोल रहा है, वही बात कि मैं कन्वर्ट हो गया, जैसे मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम को कन्वर्ट हो गया, क्रिश्चियन धर्म को कन्वर्ट हो गया, तो मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, बट डिसेंडेंट ऑफ अ कन्वर्ट आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द इंटरस्टेट। पर पर जो मेरे आगे को जो डिसेंडेंट आएंगे वो क्या हो गए, दे आर डिस्क्वालिफाइड। मेरे जो बच्चे के बच्चे आएंगे आगे, दे ऑल आर डिस्क्वालिफाइड। ये बोल रहा है सिंपल, मतलब वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते, मैं इनहेरिट कर सकता हूँ, हालांकि कन्वर्ट मैं हुआ, तो मेरी गलती की सजा कौन भुगतेंगे, मेरे बच्चे। वो मेरे किसी भी हिंदू रिलेटिव की जो प्रॉपर्टी मेरे थ्रू उन तक पहुंचनी थी वो उसको सक्सीड नहीं कर सकता। इट इज laid down under this section that where a Hindu ceases to be a Hindu by converting to any religion, whether before or after the commencement of this sect, the children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relatives। सिंपल वही बात कि जो आगे को आएगी जो जनरेशन वो इनहेरिट नहीं कर सकती, ठीक है। हिंदू वैन द सक्सेशन ओपन। और एक कंडीशन ये है कि अनलेस चिल्ड्रन डिसेंडेंट आर हिंदू वैन सक्सेशन ओपन। ये क्या बोल रहा है कि जब सक्सेशन ओपन हो जाए, अगर वो हिंदू बन जाए फिर से, तो प्रोबेबली अनलेस चिल्ड्रन और डिसेंडेंट आर हिंदू वैन द सक्सेशन, अगर वो हो जाए हिंदू तो फिर आपकी वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। दिस सेक्शन हैज नो एप्लीकेशन। वही बात देखिए एप्लीकेबिलिटी सेक्शन की, कि ये सिंपल इतनी सी बात बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि जिसकी प्रॉपर्टी जो है सक्सीड होनी है, उसने अगर कोई बिल वसीयत बना दी है या बिल कर दी बोल दो इंग्लिश में, तो उसमें कन्वर्जन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे को मेरे फादर की प्रॉपर्टी आनी है, ठीक है, और मेरे फादर ने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को मेरे पोते के नाम कर दिया, वसीयत कर दी, मेरे लड़के के नाम वसीयत कर दी मेरे पिताजी ने। तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, हालांकि हमने धर्म चेंज कर लिया, वो हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ और मेरे बच्चे भी आगे वो मुस्लिम है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेस्टामेंट्री जो है वो कर सकते हैं। पर इंटरस्टेट अगर सक्सेशन मतलब वसीयत ना की हुई हो, इनहेरिटेंस के थ्रू जो प्रॉपर्टी आनी हो, तो ये सक्सेशन बोलता है भाई जिसने कन्वर्ट किया है, जैसे मैंने कन्वर्ट किया है, मैंने धर्म चेंज किया है, मैं तो इनहेरिट कर सकता हूँ अपने पिताजी की प्रॉपर्टी, बट जो मेरे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते। ये बात बोल रहा है, ठीक है। नाउ अंडर दिस सेक्शन देखिए, अ डिस्क्वालिफिकेशन हियर, डिस्क्वालिफाइड हियर इज डीम्ड टू हैव डाइड बिफोर द इंटरस्टेट।
It follows that no person can claim the right of her inheritance to the property of the intestate through him or her. The word before used in the section makes it abundantly clear that the property does not vest in the disqualified here, and if it does not vest in him, he cannot be the medium of passing property to the other. In other words, a disqualified here cannot be fresh stock of a descent, and a person claiming through the disqualified here cannot succeed. But it makes no difference to the application of the rule whether the convert ceased to be a Hindu before or after the commencement of the sect. क्या बोल रहा है ये सिंपल यहाँ पे कि जो डिस्क्वालिफाइड जो बंदा है ना, जो जैसे जो डिस्क्वालिफाइड हुआ उसको ये मान लिया जाता कि वो मर गया, उसका शेयर मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी भोग चुका है, ये मान लिया जाता है उसको। अब अगर जब उसकी डेथ ही हो गई है, उसको मान लिया कि वो सक्सेशन ओपन होने से पहले ही खत्म हो गया, तो आगे जो उसके थ्रू जो क्लेम करेंगे वो भी चैनल खत्म हो गया। सिंपल होल सोल इतनी सी बात बोल रहा है, मेन क्रक्स इसका इतना सा है, मेरे फादर से प्रॉपर्टी जो मेरे पोतों तक जो आनी थी, अगर मैंने धर्म चेंज कर लिया और सक्सेशन ओपन हो गई तो मैं तो इनहेरिट करूंगा, पर जो मेरे बच्चे आगे को वो इनहेरिट नहीं कर सकते। सिंपल, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पर अगर वो हिंदू बन गए तो वो कर सकते हैं। नाउ अ मर्डरर, अ पर्सन हु कमिट मर्डर और अबेट। देखिए दो कंडीशनें बोल रहा है, क्या क्या? एक आ गई आपकी मर्डर, कमिट्स मर्डर, और दूसरी आ गई अबेट, द कमीशन ऑफ अ मर्डर। चल भी देखिए अबेटमेंट के अगर बारे में अगर आपने पढ़ना है तो सेक्शन 107 से लेके 116 तक आईपीसी में जाइए, बहुत अच्छे से जो है आपको वहां पे अबेटमेंट समझा के रखिए। अबेटमेंट जो है सिंपल में अगर आपको जनरली बता दूं, अबेटमेंट का मीनिंग है किसी को उकसाना या किसी को ऐसी एड करना, और या तो कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी रचना। तीन कंडीशंस होती हैं यहाँ पे जिससे कि वो अबेट हो जाए, और वो अबेट करके वो किसी का ऑफेंस कर दे। ठीक है, द कमीशन ऑफ अ मर्डर शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम inheriting the property of a person murdered or any other property in a furtherance of the succession to which he or she committed or abetted the commission of the murder। मान लीजिए ए नाम का कोई बंदा है, उसको बी की प्रॉपर्टी आनी है, ठीक है, सक्सेशन के थ्रू, और उसने बी का ही मर्डर कर दिया, या बी का ही क्यों क्या क्या कर दिया, अबेट कर दिया उसका मर्डर, तो उसको वो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी सक्सीड नहीं कर सकता। सिर्फ इतना सा बोल रहा है। क्या बोला? ए को जो है बी की प्रॉपर्टी आनी है, उसने क्या किया, लालच में आके कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे को जल्दी आ जाए, उसने बी का ही मर्डर कर दिया या बी का ही मर्डर अबेट कर दिया। ठीक है, जस्ट तो आप जिसका अगर जो किसी जिसकी जो प्रॉपर्टी वो भोग रहा है, जिसकी वो प्रॉपर्टी उसको पास आनी, उस ए के पास आनी थी, अगर वो उसने जिसकी जो प्रॉपर्टी आनी है उसका ही मर्डर कर दिया, तो वो क्यों भोगे? इट इज अगेंस्ट एथिक्स। आप जनरली सोचो तो कैसे वो माना जाएगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी को भोगे? तो इसलिए हमारे हिंदू लॉ में ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक ए जो पर्सन है, अगर उसको बी की प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट सक्सेशन करनी है, या इनहेरिट बोल दो तो, और उसने बी का ही मर्डर कर दिया या बी का मर्डर अबेट कर दिया, किसी के थ्रू करवा दिया अबेट करवा के, तो वो क्या होना चाहिए? डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। वो हमारा जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी सक्सीड नहीं कर सकता। देखिए डॉक्ट्राइन थ्योरी क्या डॉक्टर ना है theory that provision of a statute of a distribution are paramount and forbid the consideration of any disqualification not contained in the statute itself by the discountenanced by the judicial committee privy council। देखिए क्या था
the property of the person of the murderer or any other property he may become entitled to succeed by reason of a furtherance of a succession resulting from the murder. सिंपल वही बात जो मैं बोल रहा हूँ. It is, देखिए important things आप आ रही है. It is not compulsory for appliance of this section that the person disqualified should have been a convicted of a murder. अगर देखिए मान लीजिए कि ये इस्टेब्लिश होना चाहिए कि हाँ उस बंदे ने मर्डर किया है, ठीक है. अगर वो आफ्टर द ट्रायल वो छूट जाता है, उसका चार्ज से क्या होता है, वो मतलब बोलते हैं कि उसको एक्विटल कर दिया, कोर्ट ने एक्विटल कर दिया, तब जो है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, वो रिमूव हो जाएगी. The disqualification will apply if it is established in any following proceeding that the person to be disqualified had committed or abetted the murder. देखिए है ना, establish होना चाहिए. अगर establish नहीं होता है, मतलब वो acquittal हो जाता है, तो वो disqualify नहीं होगा. It stands that a person prosecuted for a murder but acquitted of the charge would not be disqualified. ठीक है. मान लीजिए किसी को prosecute किया, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि वो disqualify हो गया, ठीक है. Thus, if the case was one of suicide and there was no case of abetment, such person would not be disqualified. Applicability जब आप इस सेक्शन की देखोगे तो देखिए, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया, मान लीजिए वही एग्जांपल कैरी ऑन करते हैं कि ए ने अगर बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है, मान लीजिए ए का फादर बी है, ठीक है, उसने अपने फादर बी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है, तो अगर उसने उनका मर्डर किया, ठीक है, बी का मर्डर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी किसी कारण से अब मेरे को जल्दी आ जाए, तो वो उस प्रॉपर्टी को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ना तो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगा, ना ही वो अगर कोई टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है तो भी वो उस प्रॉपर्टी पे क्या वो उसको इंजॉय, उसके ऊपर डिवॉल्व नहीं होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि लास्ट जो टू डिस्क्वालिफिकेशन थी, उसमें अगर कोई टेस्टामेंट्री है, कोई वसीयत बना के दी है, तो वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को वो सक्सीड कर सकते हैं, ठीक है, वो उनके नाम आ सकती है. बट अगर मर्डर किया उसका या अबेट किया, जिसकी प्रॉपर्टी जो इनहेरिट करनी है जिसकी प्रॉपर्टी जो सक्सीड करनी है, तो वो नहीं कर सकता है. देखिए, द सेक्शन अप्लाइज टू बोथ testamentary and intestate succession. The section definitely applies in case where the property is to be inherited as per the act, but it also applies where the testator has left behind the will. मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, ए जो बी का फादर है, उसने मान लीजिए बिल कर दिए सन के नाम. अब मान लीजिए सन बी फादर है और उसने अपने बेटे ए के नाम जो है बिल कर दिया है, ठीक है. अब अगर बेटे के नाम अगर उसने बिल कर दिया है और बेटे की क्या, बेटे ने बिल तो हो गई, बोलता है चलो इनको अपने फादर को मार देते हैं और जल्दी से प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी और मैं एंजॉय करूंगा, ठीक है. होते हैं कई उल्टी बुद्धि वाले इंसान, तो अगर उसने ऐसा किया तो भी वो क्या, ये सेक्शन बोलता है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. लास्ट जो डिस्क्वालिफिकेशन पड़ी उसमें ऐसा नहीं था, वो कर सकते थे, टेस्टामेंट्री सक्सेशन उन पे हो जाती थी, चाहे वो मैरिज कर ली हो उसने, चाहे वो कन्वर्ट हो गई है. पर अगर मर्डर किया उसने, जिसकी प्रॉपर्टी जो उसके ऊपर सक्सीड होनी थी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है. देखिए, नाउ द प्रिंसिपल जो है वो है ऑफ इक्वालिटी इज इक्वेटेड विद द सेमनेस ट्रीटमेंट इन एन एसेंशियली अनइक्वल सोसाइटी, ठीक है. लॉ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सक्सेशन एक्ट is dealt by 24 to 28, and with respect to this section a person can be disqualified only case of a remarriage हो, जो few widow जो हमने बताई, when a person commit murder, तो furtherance of a property, ठीक है, and when a person is a descendant of a converter, मतलब मैं मुस्लिम बन गया, मेरे बच्चे कोई इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है. Under only these three circumstances a person can be disqualified to inherit, ठीक है, and the rest all disqualification of a common under on the Hindu law abolished. ये था आपकी कुछ जो डिस्क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई, ठीक है. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग की जो सेक्शन 24 है आपका, वो आपका ओमिट हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम नाउ नो 2005, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ
हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। इवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ भी समझ नहीं आया हो आपको, देन प्लीज आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। डू लाइक शेयर दिस वीडियो एज मच यू कैन। थैंक यू वेरी मच।